तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेनू से। रेनू, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? आप कैसे आईएएस एग्जाम्स की तरफ आपने आगे बढ़ना शुरू किया? आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले सबको नमस्कार। मैं केरला से हूँ और 2015 बैच का केरला कैडर ऑफिसर हूँ। मेरा पढ़ाई सब केरला में हो गई थी और मेरे फादर केरला गवर्नमेंट ऑफिसर थे और रिटायर हो चुके हैं तो 2 साल पहले। और मम्मी वो हाउसवाइफ है। एक छोटी बहन है, वो MBBS कर रही है अभी फाइनल ईयर कोचीन में। और मेरा बैकग्राउंड भी, मैं एक डॉक्टर हूँ, MBBS केरला से कर ली थी और उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप किया था। सब कुछ 2013 में ख़त्म हुआ और उसके बाद मैंने 1 साल के लिए प्रिपरेशन कर रही थी सिविल सर्विस के लिए। तो केरला में ट्रिवांड्रम में ही प्रिपरेशन कर दिया। सब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबका प्रिपरेशन वहीं किए थे। और उसके बाद 2014 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम लिखी थी और सर्विस में आने के बाद हमारा तो 2 साल का प्रोबेशन था, वो तो 3 महीने पहले ख़त्म हुआ। और उसके बाद 3 महीने का सेंट्रल डिप्यूटेशन भी अभी ख़त्म हुआ और अभी मैं वापस जा रही हूँ। मेरी काडर केरला में सब कलेक्टर त्रिशूर नामक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बन के अगला हफ्ता ज्वाइन कर रही हूँ। यही है मेरी स्टोरी अभी तक। बिल्कुल। और एक बेहद ख़ास बात जो हम दर्शकों को बता दें कि रेनू जी ने ये एग्ज़ाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मिश्रा सर, एक एक्सपर्ट होने के नाते आप किस तरह देखते हैं रेनू जी की जर्नी को? वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। देखिए, सिर्फ क्लियर ही नहीं किया बल्कि पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने ऑल इंडिया में सेकंड टॉपर बनी है, सेकंड रैंक लाई है। तो ये बड़ा सराहनीय है। बहुत बहुत बधाई आपको रेनू, जो आपने इतना अच्छा काम किया। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखता है वो है एक अवेयरनेस, यदि कॉन्शियसनेस किसी कैंडिडेट के पास पहले से हो। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, इसका मतलब है कि इनके दिमाग में, इनके बैकग्राउंड में वो चीज़ चल रहा था कि मुझे एग्ज़ाम देना है। और जब इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई की, उसी दौरान कुछ न कुछ इन्होंने अपने इसी सिलसिले में अपना काम करना शुरू कर दिया था। और इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि इन्होंने 1 साल का गैप लिया 2013 में। इनके मेडिकल करने के बाद जो भी गैप था, 14 की पूरी तैयारी की होगी इन्होंने 1 साल, और उसी के साथ एक जो चाहिए एग्जामिनेशन को उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया, बिखरी नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग में लग जाते हैं कि मुझे पढ़ना है, बहुत जम के तैयारी करना है, तब मैं IAS बन पाऊँगा या बन पाऊँगी। तो वो इन्होंने नहीं किया। इनके साथ एक क्लियरिटी थी और वही इनके रिजल्ट में दिखाई देता है। बिल्कुल। रेनू, आप अपनी तैयारियों के बारे में हमें बताइए कि कैसे आपने पढ़ाई के दौरान ही क्या तैयारियां करनी शुरू कर दी थी? किस तरह से आप क्या लक्ष्य लेके आगे बढ़ी? मेरी मेडिकल जो पढ़ाई हुई थी उसके समय में बहुत कुछ बिजी थी, लेकिन बहुत सारा पढ़ना है मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, इसलिए बहुत सारे प्रिपरेशन नहीं की थी। लेकिन वो इंटर्नशिप था, उस समय पे मैंने बहुत सारा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन पढ़ने शुरू किया और नोट्स ले लिया उनसे। और पहले वाला ईयर्स में जो क्वेश्चंस थे, बहुत सारे वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर निकाला और उसके आंसर लिखने लगा। लेकिन तब भी काम का कुछ थोड़ा सा बिजी थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि जब मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुआ 2013 जनवरी में, और उसके बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सहायता ले ली और कुछ ज़्यादा इंटेंस कोचिंग, इंटेंस स्टडी के बारे में सोच ली। और मैंने लगभग 1 साल की पढ़ाई की। पहले मैंने क्या किया कि मैंने वेबसाइट देखकर क्या है सिलेबस, सिविल सर्विस का सिलेबस क्या है। मुझे ये लगता है कि पहले सबको ये जानना है कि एग्ज़ाम क्या है, UPSC एग्ज़ाम क्या है। इसमें एक प्रीलिम्स है, एक मेंस है, एक इंटरव्यू है, और ये अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग तरह से होता है। प्रीलिम्स जो ये मल्टीपल चॉइस होता है, उसका स्ट्रैटेजी वो मेंस का स्ट्रैटेजी से अलग है। मेंस का स्ट्रैटेजी तो लंबा वाला आंसर लिखने वाला स्ट्रैटेजी होना चाहिए और इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी अलग होना चाहिए। लेकिन पढ़ाई एक तरफ हो सकता है। इट्स नॉट लाइक यू स्टडी फर्स्ट फॉर प्रीलिम्स, उसके बाद यू स्टडी फॉर मेंस, उसके बाद फॉर इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको सब तरह से एक ओवरऑल एग्जामिनेशन है। आपका सब तरह का क्वालिफिकेशंस, आपका सब तरह का क्वालिटीज़ सब देखते हैं। ओवरऑल एक पर्सनालिटी की वजह से वो देते हैं, स्पेशली इन इंटरव्यू। इट्स मोर देन अ इंटरव्यू, लाइक ए क्वेश्चन एंड आंसर। ये सिर्फ ये नहीं है, लेकिन वो आपका पूरा पर्सनालिटी का ओवरव्यू देखता है। इसलिए जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं सो पहले से इंटरव्यू तक का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, एक तरफ का। ये प्रीलिम्स के बारे में
आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, लेकिन आप जब रिज़ल्ट आएगा उसके जब 15 दिन बाद और 2 हफ्ते के बाद आपको मेंस के एग्ज़ाम आते हैं। इसलिए जब शुरू से आपको लगभग अंत तक एक साल होता है प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक, उसका परसिवियरेंस होना चाहिए, ये अंत तक वो फोकस करने जाने का, और पढ़ाई भी ऐसा ही अंत तक का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। मैंने क्या किया कि सिलेबस मैंने पूरा पढ़ लिया, और क्या क्या आते हैं, सब लोग कहते हैं कि यूपीएससी में बिलो द सन व्हाटएवर होता है सब कुछ जानना है, लेकिन हमको जानते हैं कि ये आपसे नहीं होता, मेरे से नहीं हो पाती, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो वी नीड टू बी फोकस्ड, फॉर दैट सिलेबस हेल्प्स अस। उसके बारे में सीनियर से बहुत कुछ डिस्कशन करना है, क्या क्या पढ़ना है, और जो लोग आपके वजह से और आपके जैसे जो लोग इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन चाहिए हमें, क्या क्या पढ़ना है। फोकस स्टडीज़ से स्टडीज़ ईजी हो जाता है। हाँ, यानी कि सिलेबस जानने से लेके और हर चीज़ के कंबाइंड नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सर आप क्या कहेंगे, आप क्या राय? देखिए, यही मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी किसी भी गेम का कोई रूल होता है, बेसिक का उसके फॉर्मूला होता है, उसको आपको पहले पकड़ना होता है। नॉर्मली स्टूडेंट से गलती क्या होती है कि बिना उसको समझे हुए कूद पड़ते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पढ़ना है और बहुत पढ़ना है, मुश्किल का एग्जामिनेशन है, डिफ़िकल्ट, और ये डिस्परेशन, ये डर जो है उनको एबनॉर्मल बना देता है। जैसा रेनू ने कहा कि एक यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को पहले आप ध्यान से देखिए कि प्री मेंस इंटरव्यू, उसमें गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं कि प्रीलिम्स में क्या अप्रोच होगा टेस्ट लेने का, मेंस में क्या होगा, इंटरव्यू में क्या होगा, वो सारी चीज़ें उसमें गाइडलाइन भी दी हुई। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पढ़ते तक नहीं है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए। फिर पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, लोग जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि करना क्या है। और ये रेनू के जो अप्रोच में आपने देखा होगा कि वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि इन्होंने सीधे जंप नहीं ले लिया कि मुझे एग्जामिनेशन को तैयार करना है तो क्या क्या किताबें पढ़नी। नॉर्मली स्टूडेंट को ये लगता है कि क्या पढ़ना है IAS बनने के लिए, इसका डर बना होता है। कैसे पढ़ना है, रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो देखना ज़रूरी है। तो उससे क्या होता है कि बिखरने के चांसेस नहीं होते। अभी इन्होंने एक बात कही कि लोगों को विश्वास होता है कि अंडर द सन जो कुछ भी है वो सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, एक्सटेंसिव है सिलेबस, वाइड है, लेकिन सिलेबस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिलेबस में जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं, गाइडलाइन दिए हुए हैं, उसके आसपास या उससे रिलेटेड ही कुछ निकल कर आता है। तो पहले वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है किसी कैंडिडेट को अच्छा करने के लिए। कितने घंटे की स्टडी, क्या स्ट्रेटजी बना के आप चलें, क्योंकि आपने पहले ही अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को क्लियर किया और सेकंड रैंक आपने ऑल इंडिया हासिल करी, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आई वॉज वेरी श्योर दैट आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मैं एक रात में पढ़ने वाली व्यक्ति हूँ। अगर मैं स्कूल में थी और कॉलेज में थी, रात जैसे ये 6 बजे से 10 बजे तक, ऐसे ये मेरे पढ़ाई का समय। ये अगर मैं ये स्टार्ट करती कि मॉर्निंग 5 बजे उठकर पढ़ना शुरू की, ये मेरे लिए अच्छा नहीं लगता। तो मेरा तो एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने बन लिया, वो मेरे बचपन से मैंने स्टिक ऑन किया उन स्ट्रैटेजी से। ठीक है, सो आई डिवाइडेड वॉट एवर टू बी स्टडीड, लाइक मे बी बुक्स है, मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, सबको एक समय दे दिया। क्योंकि ये दोपहर में 2 बजे के बाद कुछ टाइम है, उस पर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया और मैगज़ीन पढ़ लिया। जो क्लासेस में अटेंड किया मैंने, ये पहले वाला 10 बजे से ये 2 बजे तक उस समय पे कर लिया। और रात पे जो बुक्स है और वो क्वेश्चन पेपर्स है, ये सब रात से 8 बजे के आसपास, वो 10 बजे 11 बजे तक पढ़ लिया। और मैंने ये एक पॉइंट बन लिया कि पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह से हेल्थी हो जाना है, इसलिए मैंने खेल भी और मूवी देखने भी सब कुछ कर लिया। मैं भी वंस इन अ वीक और वंस इन अ मंथ, और ये फंक्शंस भी अटेंड कर लिया और पेरेंट्स के साथ बाहर गया और वापस आ गया। ये सबसे आई गॉट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, आई डिडंट फील वेरी बोर्ड। सो और उसके बाद मैंने कहा कि मेरी ऑप्शनल थी, इससे मैंने बहुत सारे नॉवेल्स और पोएम सब कुछ पढ़ लिया इस 1 साल पे। वो भी एक व्हाट डू यू से एक इंस्पिरेशन था। और टुवर्ड्स द एंड मैंने ये की कि मेरा फोकस तो मॉडल एग्जामिनेशन लिखने में थे। अगर ये प्रीलिम्स से या मेन से और इंटरव्यू दे, सब में प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मच नॉलेज यू मे हैव, बट व्हाट यू राइट इज व्हाट द इवैल्यूएटर्स सी। यू मे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कन्वे इट प्रॉपरली, इवैल्यूएटर्स को नहीं पता है कि आपके बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज है। इसके लिए लिखना और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो बहुत सारा मॉडल एग्ज़ाम्स ले लिया मैंने, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और इंटरव्यू में भी मॉडल इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ अटेंड किया, उससे बहुत कॉन्फिडेंस बन जाता है। सो ये था मेरा स्ट्रैटेजी कि बहुत सारा प्रेशर मुझ पे मैंने नहीं लगा कि वो तो 11 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है, सब मुझे नहीं हो सकता। इसलिए क्या मुझे बचपन से क्या मेरा स्ट्रैटेजी था उस पर स्टिक ऑन कर दिया और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी ले लिया। हाँ, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए और अपनी जो पढ़ने का फॉर्मेट जी, है लेकिन उसी को ही हम आगे फोकस्ड होना चाहिए, परसिवियरेंस होना चाहिए। अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता पढ़ने के बाद अगर मैं सोचती है कि मैं मेरे से नहीं हो सकती, ये तो बहुत बड़ा है, सब लोग जा रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 साल 2 साल कितना आपको चाहिए, उसमें बिगिनिंग से एंड तक वो परसिवियरेंस और कंटिन्यूड फोकस होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि वेल बिगन इज़ हाफ डन। आपने कहा कि तैयारी किया, किसी भी एक कैंडिडेट जिसको आप गाइड करना चाहते हैं कि आपके जैसे जो फर्स्ट टाइमर है और वो भी एक ख्वाब देखे कि वो भी फर्स्ट सेकंड रैंक लेकर आए, तो वो आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई वो थोड़ा सा आप शेयर करिए, कैसे कैसे स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन? मैंने पहले ये सिलेबस देखने के बाद इससे शुरू हुआ कि एनसीईआरटी बुक्स से मैंने पढ़ाई शुरू हुई। जो एनसीईआरटी बुक्स है ये क्लास 7, 8, 9, 11, 12 है, वो तो बेसिस है यूपीएससी का। अगर आप सिलेबस चेक कर रहे हैं तो आपको भी पता लगता है कि यही है बेस। सो इसका एक राउंड रिविजन होना ज़रूरी है, मतलब फंडामेंटल्स पहले क्लियर हो जाए जो जी, सिलेबस का जी। जो वो, और उसके लिए एनसीईआरटी की किताबें। एनसीईआरटी किताबें पढ़ना है। यहाँ आप लोग जो है थोड़ा पेपर पर चर्चा करते हैं कि पेपर 1 हिस्ट्री, कल्चर है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, थोड़ा सब्जेक्ट वैसे स्टैटिक नेचर का है, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें करंट से कनेक्ट हो जाती हैं। इस चीज़ को इस पेपर को कैसे तैयार करना चाहिए और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? अगर हिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हिस्ट्री एक स्टोरी की तरफ है। देयर इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अगर इंडियन हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं तो जब ब्रिटिश के पहले एक हिस्ट्री है, ब्रिटिश के समय पे एक हिस्ट्री है, उसके बाद एक मॉडर्न हिस्ट्री है, और ये सब हिस्ट्री का एक सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंस में हमें ये साल ये और हर जगह हर वक्त का वो जो सत्याग्रह है ये सब का साल याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरत है। किसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अगर आपके पास ये सीक्वेंसिंग है तो बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर्स आपको याद रखना ईजी हो जाता है, वो तो इम्पॉर्टेंट है। अगर ज्योग्राफी के बारे में पूछते हैं तो ज्योग्राफी का एक विजुअल इमेज आपको बनना चाहिए। ये ज्योग्राफी वर्ल्ड ऐसा है और भारत देश इसका वर्ल्ड का इस पार्ट में है, और एक विजुअल इमेज है। अगर क्लाइमेट चेंज है, ये सब का एक विजुअल इमेज है, वीडियो इमेज, बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं, यूट्यूब में मिलते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स में मिलते हैं, कैसे ज्योग्राफी पढ़ना है। ये इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपका अगर रेनफॉल के बारे में पूछते हैं तो आपको जानना चाहिए कि ये माउंटेन कहाँ है, सी कहाँ है, विंड कहाँ से कहाँ आते हैं। ये सब आपको बाय हार्ट नहीं कर सकता, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये स्थित है, इसलिए ये होता है। ये इस तरफ का एक डायनामिक नॉलेज ज्योग्राफी के लिए ज़रूरत है। अब रेनू थोड़ा पेपर 2 की चर्चा करते हैं। थोड़ा ये इसमें बेसिक्स के फंडामेंटल्स भी हैं और डायनामिक पेपर है, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन। खास करके मैं इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा कि उसमें आपका अनुभव क्या क्या था कि एग्जामिनेशन का फोकस कहाँ है? इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत सारा करंट अफेयर्स से इट्स कनेक्टेड है। अगर हमारा देश में इंडिया इज़ हैविंग सम कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस विद फॉर एग्जांपल विद द आसियान नेशंस, सो वो न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन में आगे बढ़ते हैं, ये इसके बारे में न्यूज़ होता है। सो देयर इज़ अ 70 to 80% चांस दैट समथिंग विल बी आस्क्ड अबाउट इंडियाज़ रिलेशनशिप विद दीज कंट्रीज। And one more thing is we may have a positive relationship, we may have negative relationships, like जो international relationship में कहते हैं कि we cannot choose our neighbors. So हमारा आंसर का अंत यही होना चाहिए कि हमारा एक पॉजिटिव विजन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो और चाइना के रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो, यू कांट से दैट दिस वी कैन नॉट हैव एनी रिलेशनशिप विद दिस नेशन। सो आप एक ब्यूरोक्रेट बन रहा है, आपके एग्जामिनर इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर इन यू। सो यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन टू गिव इन द एंड दैट हमारे पास ये हो रहा है और ये प्रॉब्लम से, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये ठीक करने से ऐसा हम आगे बढ़ जाएगा, मिल जाएगा इसका। पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जो पेपर है काफ़ी करेंट्स बेस का नेचर है, इसके बारे में कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे लोगों को?
पेपर 3 में यही रिस्क है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट लेकिन इसमें भी ये स्ट्रैटेजी अच्छा है कि आप करंट अफेयर्स में फोकस कर सके, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका चंद्रयान ये मिशन हो रहा है हमारे ये टाइम पे, ये एग्ज़ाम के टाइम पे, सो इससे एक साल क्लियर है कि देयर इज़ 90% चांस ए क्वेश्चन विल कम समथिंग फ्रॉम द स्पेस जो डिस्कशन में अभी जी। तो आप अखबार पढ़ रहे हैं और उसमें जो टर्म्स है जो न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये सब के बारे में बहुत सारा जानकारी होते हैं ये अखबार से, वो बहुत सारा आर्टिकल्स भी होता है। सो वो जो मेंशन किया गया है वहाँ पे वो नोट करके अगर आप गूगल सर्च करें और गुड बुक सर्च करें तो आपको जानकारी मिलती है, और उन सब से एक छोटा छोटा नोट बनकर एक नोटबुक में अगर आप इफ़ यू कीप इट लाइक दैट, इट विल बी वेरी इजी टू रिवाइज। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट 100% ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू कवर लाइक दैट, क्योंकि थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जानकारी भी होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी में किसी को 100% नहीं मिलता। आपको पता है कि ये हाईएस्ट मार्क में भी ये 50 to 55% है, सो इसके अधिक से किसी को नहीं मिलता। So 70% of the questions will be covered from those scientific things which are being discussed in day-to-day events and newspapers. Same happens with the economy also. Economy Exactly. also is something. It's interesting बात है कि पेपर 3 जो है इसमें साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सारे डेवलपमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं सारा पेपर जो है, और नेचुरली इसको करंट से कनेक्ट करना और पॉइंट बना कर रखना आपने ठीक है, नॉट ओनली इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बल्कि इकोनॉमी में। और कोई इसके लिए बहुत स्पेशलाइज स्टडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई साइंस का स्टूडेंट उसको इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, जो आर्ट्स का है तो उसको साइंस में प्रॉब्लम आएगा, बट पेपर का नेचर ऐसा है कि कुछ यदि बेसिक कॉमन सेंस डेवलप्ड है तो दिस पेपर कैन बी वेरी नाइसली हैंडल दैट। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पेपर 4, उसमें एग्जामिनर क्या देखना चाहता है? बेसिकली एग्जामिनर आपका पर्सनालिटी देखना चाहते हैं, आप किस तरफ का आदमी है। आपके पास ये क्वेश्चंस रहेगा कि एक ब्राइबरी के बारे में, करप्शन के सिचुएशन बारे में दे दिया कोई, हाँ, और ये मेडिकल एथिक्स के बारे में भी पूछ रहे थे एक बार हमारे एग्ज़ाम में। सो इसलिए आपके पास अगर ये साइंटिफिक नॉलेज और प्रॉपर रूल के बारे में नहीं, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज देन ऑल्सो आप लिख सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए। और इसमें भी मैंने बता दिया था कि 1, 2, 3 तरफ का ऑप्शंस आपको दे सकता है, मुझे करना चाहिए कि इस तरफ से इस सोल्यूशन करना है, अगर ये नहीं हो सकता तो मुझे इस तरफ इसको सोल्व करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसमें से, इन सोल्यूशंस में से ये सोल्यूशन बहुत द बेस्ट वन है, इसलिए मैंने ऐसा करना चाहते हैं। तो सब आंसर्स में आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, लाइक आप सोचते हैं कि ये अच्छा हो रहेगा अगर मैं ऐसा करे तो, और ये लोग ऐसा करें तो ये अच्छा हो रहेगा, दैट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड योर इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी आर टेस्ट इन दिस। बेसिकली यू हैव टू राइट द आंसर एज इफ यू आर गोइंग टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर। वो अपने आप पे ऐसा सोचना चाहिए कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं ये कर रही हूँ।